आज का वीडियो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और साथ में वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन क्या करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है और वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। अब आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों को अकाउंटिंग किस चीज का किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग हम लोग किसी भी सामान को बनाने से लेकर ट्रेड करना और साथ में उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस, ये सारी जितने भी आइटम्स के बारे में मैंने बोला वो सारा चीज हमारा अकाउंटिंग के लिए आता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग के लिए सबसे नेसेसरी आइटम क्या होता है? प्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग हम लोग जो समझते हैं, हम लोग ये मानकर चलते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं। किसी एक गुड्स का हम लोग क्या करना चाहते हैं? प्रोडक्शन करना चाहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब आपको मालूम है कि किसी भी सामान को बनाने के लिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए या उसके प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमको उस चीज की क्या करनी होती है? प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्लानिंग। क्लियर, आपको प्लानिंग करनी होगी कि आप किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है रिक्वायरमेंट। ठीक, प्लानिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट, अब ये रिक्वायरमेंट किस चीज का? भाई किसी भी सामान को बनाने के लिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आइटम्स आर नेसेसरी। ठीक है, किसी भी आइटम को बनाने के लिए, किसी भी आर्टिकल, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आइटम आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कि तो कौन कौन से आइटम रिक्वायर्ड होते हैं? जनरली 3 आइटम होते हैं, मेरे ख्याल से सबको मालूम है। रिक्वायरमेंट में जो होता है वो 3 आइटम होते हैं। एक होता है आपके लिए मटेरियल होता है, किसी भी चीज को बनाने के लिए या किसी भी गुड्स को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो बनाने के लिए आपको कौन सा मटेरियल यूज होगा। ठीक, सेकेंड लेबर। भाई मटेरियल आप परचेस करके ले आएंगे मगर उसको बनाने वाला कौन होगा? तो वो लेबर होगा। ठीक है, और तीसरा जो आइटम होता है वो होता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, ठीक है। तो आपने क्या किया? सबसे पहले प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के बाद आपको क्या करना होगा? आपको रिक्वायरमेंट देखने होंगे। तो रिक्वायरमेंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। क्लियर, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? रिक्वायरमेंट का मीनिंग ही यही होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आइटम आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स और एन आर्टिकल। क्लियर, तो उसमें 3 काइंड्स ऑफ आइटम्स आर नेसेसरी। फर्स्ट वन मटेरियल, सेकेंड वन लेबर और थर्ड वन ओवरहेड। ठीक, अब भाई आपने कोई सामान बनाना है, आपने प्लानिंग भी कर लिया, रिक्वायरमेंट भी आपने पूरा कर लिया कि क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, मगर क्या ऐसे ही काम चालू कर देंगे और सामान बनाना चालू कर देंगे? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा। भाई आपको मालूम है जैसे हम लोग एक मकान बनाते हैं, बहुत इजी है आपको समझने के लिए। एक मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आइटम्स आर नेसेसरी। मैं रफ रफ की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा हूं। तुम लोग मोटा मोटा ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, सैंड की जरूरत पड़ती है और सीमेंट की जरूरत पड़ती है। वैसे स्टील की भी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग उतनी दूर नहीं जा रहे हैं, हम लोग ये मान लेते हैं 3 आइटम की जरूरत पड़ती है। मटेरियल में आपको ब्रिक्स की जरूरत पड़ रही है, सैंड की जरूरत पड़ रही है और सीमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो सिर्फ ये ला लेने से हमारा मकान बन जाएगा क्या? नहीं, लेबर भी आपने ला लिया, ठीक है, तो भी ये काम हो जाएगा? नहीं, तो उसके लिए आपको क्या फिक्स करना पड़ेगा? एक स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप जो मकान बना रहे हैं उसका बिल्टअप एरिया क्या होगा। ठीक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हाउ मेनी नंबर ऑफ रूम्स, कितने रूम्स उसमें होने चाहिए। दैट मीन्स कितने बेडरूम्स होने चाहिए। ठीक, अगर बेडरूम्स आपको 2 की जरूरत है तो साइज क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? दैट मीन्स आपको किसी भी सामान को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? स्टैंडर्ड फिक्स करना होता है। तो ये हम लोग स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, स्टैंडर्ड, और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं फिक्स। ठीक है, हमको क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड फिक्स करनी होगी। ठीक,
अब इसके बाद हम लोग वास्तव में क्या करते हैं, हम लोग सामान बनाने जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वो गुड्स और आर्टिकल को प्रोड्यूस करने जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन, यहां मैं लिख देता हूं एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, ये हो गया आपका एक्चुअल प्रोडक्शन। क्लियर, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा कि आपने पहले प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद आपने रिक्वायरमेंट देखा क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपने क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। ठीक, उसके बाद आप एक्चुअल प्रोडक्शन करने के लिए जाते हैं। जब एक्चुअल प्रोडक्शन करने के लिए जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपने जो सोचा था, दैट मींस आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था, एक्चुअल में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या वो सेम एज इट इज है या उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो जनरली उन दोनों के बीच में क्या होता है, कोई डिफरेंस आता है, और नाउ दिस डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्रोडक्शन के बीच में आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, उन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वेरिएंस होते हैं, ये कितने टाइप्स के वेरिएंस होते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये होता है। ठीक है, तो ये जो वेरिएंस होते हैं, ये दो टाइप के वेरिएंस होते हैं। जो फर्स्ट टाइप का जो वेरिएंस होता है उसको हम लोग कंट्रोलेबल बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोलेबल, और जो सेकंड होता है वो होता है अनकंट्रोलेबल। एक कंट्रोलेबल वेरिएंस होता है और एक क्या होता है, अनकंट्रोलेबल वेरिएंस होता है। कंट्रोलेबल वेरिएंस क्या होता है, कंट्रोलेबल वेरिएंस क्या होता है, और अनकंट्रोलेबल वेरिएंस क्या होता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, दैट मींस व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलेबल वेरिएंस और व्हाट डू यू मीन बाय अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। तो कंट्रोलेबल वेरिएंस क्या होता है, एनी टाइप ऑफ वेरिएंस आर कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा अगर उस वेरिएंस को क्या कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है, नाउ इट इज कॉल्ड कंट्रोलेबल वेरिएंस। ठीक है, सेकंड जो होता है एनी टाइप ऑफ वेरिएंसेस। ठीक है, एनी टाइप ऑफ वेरिएंसेस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, इट इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है कि एग्जांपल मैं देता हूं। कंट्रोलेबल वेरिएंस, ड्यू टू फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आ रही बात आप लोगों को समझ में, ड्यू टू फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने प्रोडक्शन का काम चालू किया और 1 घंटे के लिए क्या हुआ, आपके कंपनी में जहां फैक्ट्री है वहां इलेक्ट्रिसिटी चली गई, गायब हो गई, नहीं आ रही है, बंद हो गई। ठीक है, अदर सर्कमस्टेंसेस और बहुत सारे रीजन की वजह से, तो उस समय क्या होगा, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएंस। क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो एरिया है जहां फैक्ट्री है वहां लाइट जा सकती है, तो आपको क्या करना होगा, वहां आपको जनरेटर की व्यवस्था कर लेंगे, तो आपका प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इलेक्ट्रिक चले गया, ड्यू टू फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने ये बोल दिया, प्रोडक्शन तो रुक गया ना। आप सपोज कीजिए कि कोई जो सामान आप बना रहे हैं वो अंडर प्रोसेस मशीन के अंदर है, ठीक है, प्लांट के अंदर है, तो उसका स्पेसिफिकेशन कुछ ना कुछ तो बिगड़ जाएगा। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये जो वेरिएंसेस जो है आएगा, उस वेरिएंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोलेबल वेरिएंसेस। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को के लिए अगर कोई दूसरा व्यवस्था करके रखते हैं अपनी फैक्ट्री में, तो क्या होगा कि प्लांट आपका बंद नहीं होगा, तो जो मटेरियल आप यूज किए हैं उसका स्पेसिफिकेशन खराब नहीं होगा। ठीक है, अनकंट्रोलेबल वेरिएंस का एक एग्जांपल देता हूं, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इंक्रीज, सेकेंड एग्जांपल इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लेबर। अरे बात समझ में, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स और अदर एक्सपेंसेस। दिस इज द जस्ट लाइक ए एग्जांपल। भाई आपके हाथ में तो मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज करना है नहीं, या कम करना है नहीं, या कंट्रोल करना है नहीं। अगर मान के चलिए, जैसे हमने मकान बनाने के लिए जो एग्जांपल लिया था कि हम लोग एक रूम बनाते हैं और 3 काइंड्स ऑफ मटेरियल आर यूज्ड फॉर द रूम। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन ब्रिक्स, सीमेंट एंड सैंड। जब आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उस समय 250 रुपए पर बैग सीमेंट था। जब आप काम चालू करने के लिए गए तो एक बैग सीमेंट का दाम 300 रुपए हो गया।
आ रही बात समझ में? तो क्या आप 300 रुपए को 250 रुपए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये आपके हाथ में नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। ठीक है, अब ये जब वेरिएंस आपको पता चलता है, ठीक है, अब पता कब चलेगा? जब ये वेरिएंस आ गया, दैट मीन्स स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड लेवल और एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, जब स्टैंडर्ड लेवल आपने फिक्स किया और ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस था, जब एक्चुअल में आप प्रोडक्शन करने के लिए गए तो उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आया, तो वो डिफरेंस आपका वेरिएंस कहलाता है। अब ये जो वेरिएंस है वो किस टाइप का वेरिएंस आपको ये ढूंढना पड़ता है। तो वो ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपके लिए कहलाता है एनालिसिस। ठीक है, वेरिएंस को आपको क्या करना पड़ता है? वेरिएंस को ये पता करना होता है कि वो कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, ये पता करने के लिए आपको क्या करना होता है? एनालिसिस करना होता है। क्लियर? और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को ही आप क्या कहते हैं? वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस। क्लियर? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है और वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो वेरिएंसेस आते हैं ये तीनों आइटम्स के लिए आ सकते हैं। मटेरियल के लिए भी आ सकता है, लेबर के लिए भी आ सकता है और ओवरहेड्स के लिए भी आ सकता है। तो आज का जो हमारा वेरिएंस एनालिसिस में जो टॉपिक रहेगा, वो जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस के बारे में देखते हैं कि मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा। तो मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है ये आपको देखना होगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक हो गया वो हो गया मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस। ठीक, मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपको 5 काइंड्स ऑफ फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। ठीक, पहला पॉइंट, मटेरियल वेरिएंस यूज करने के लिए आपको कितने फॉर्मूले यूज करने होंगे? 5 फॉर्मूले यूज। अब मैं अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर चल रहा हूं कि हम क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, उस बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। ये सारी की जानकारी के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेंगे, उसमें पूरा थियोरेटिकल नॉलेज रहेगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग मटेरियल वेरिएंस को अगर कैलकुलेट करना है तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फॉर्मूलाज आर देयर? 5। ठीक है, 5 प्रकार के फॉर्मूला यूज करते हैं। मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस या ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है एनालिसिस टेबल। ठीक है, तो अब ये एनालिसिस टेबल किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, दिस इज द एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल। ठीक, अब एनालिसिस टेबल के लिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि 2 टाइप का एनालिसिस टेबल हम लोग प्रिपेयर करेंगे। पहला जो एनालिसिस टेबल होगा वो होगा विदाउट लॉस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, विदाउट, पहला जो एनालिसिस टेबल होगा वो होगा विदाउट लॉस बेस्ड क्वेश्चन, जो लॉस बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक, सेकंड क्या होगा? तो लॉस बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेकंड एनालिसिस टेबल जो हम लोग यूज करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा? लॉस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक में लॉस होगा तो एनालिसिस टेबल किस तरीके से बनाते हैं, एक में विदाउट लॉस। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विदाउट लॉस। ठीक है, तो विदाउट लॉस में भी 2 टाइप का एनालिसिस टेबल आपको बनाना होगा। ठीक है, फर्स्ट जो होगा 1 काइंड्स ऑफ मटेरियल आर देयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, किसी भी कमोडिटी, गुड्स और आर्टिकल को बनाने के लिए अगर सिर्फ आपको 1 काइंड्स ऑफ मटेरियल दिया है तो आप किस तरीके का एनालिसिस टेबल बनाएंगे। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा? ओनली 1 काइंड्स ऑफ मटेरियल आर गिवन। ठीक, तो आप ये एनालिसिस टेबल लिख दिया। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड पार्ट, ये स्टैंडर्ड पार्ट हो गया, ये एक्चुअल पार्ट हो गया,
इसके बाद स्टैंडर्ड के लिए आउटपुट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस इज आउटपुट फॉर एक्चुअल, क्लियर। उसके बाद 3 कॉलम्स आप बनाएंगे। दिस इज क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहां फिर से क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। ये फर्स्ट काइंड्स ऑफ, only one kinds of material are there for the production of a commodity। यहां मटेरियल का नाम लिख देंगे, ठीक है। ए बी सी डी, जो भी आपको अगर क्वेश्चन में देता है वो आपको लिखना होगा, ठीक, क्लियर। अगर इसी में मोर देन 1 काइंड्स ऑफ मटेरियल आर देयर, ठीक। चलिए ये इसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि ओनली 1 काइंड्स ऑफ मटेरियल आर गिवन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी। अगर एक कॉमोडिटी को बनाने के लिए सिर्फ एक काइंड्स ऑफ मटेरियल देगा, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फॉर्मूला आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर एक काइंड्स ऑफ मटेरियल देता है तो उसका एनालिसिस टेबल कैसे बनता है। तो पहला ये एनालिसिस टेबल होगा, आपको इस तरीके का एनालिसिस टेबल बनाना होगा, ठीक है। एनालिसिस टेबल बनाने के बाद दूसरा पॉइंट आपको ये देखना होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फॉर्मूला आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए कितना फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, ठीक। तो 3 फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। जो फर्स्ट होगा वो होगा एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मैं अभी शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं कि इसका डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक। सेकंड जो होगा वो होगा आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और जो थर्ड होगा वो मटेरियल यूसेज वेरिएंस होगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, सेकंड टाइप ऑफ एनालिसिस। सेकंड नहीं, फर्स्ट में 2 टाइप्स है, ओनली वन। ए दैट मींस ओनली 1 काइंड्स ऑफ मटेरियल आर देयर। बी मोर देन 1 काइंड्स ऑफ मटेरियल आर देयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। अगर एक से ज्यादा अगर आपको दे देता है मटेरियल तो क्या होगा, ठीक। एनालिसिस टेबल क्या बनेगा। दूसरा पॉइंट यह होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फॉर्मूला आर यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस। तो कितने फॉर्मूला आपको यूज होंगे, ठीक। सेम एनालिसिस टेबल रहेगा। एनालिसिस टेबल क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई विशेष चेंज नहीं रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा वो मैं आपको लिख दे रहा हूं, एनालिसिस टेबल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट हो जाएगा, ये एक्चुअल हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा। एक्चुअल आउटपुट के बाद सेम यहां आप एक कॉमोडिटी बना दीजिएगा, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल आर देयर। दिस इज क्वांटिटी, this is rate और this is amount, this is quantity, this is rate और this is amount, ठीक है। ये आपका टेबल बन गया। ए और बी 2 मटेरियल दे दिए, ये आपका सम हो गया, सम ऑफ मटेरियल। ये अमाउंट का सम हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये प्रिपेयर होगा। ये आपका होगा, ठीक। मटेरियल यहां लिख देंगे, ए, ये रेट, ये अमाउंट। मेरे ख्याल से सबको मालूम है, इस बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास सेकेंड था कि एक से ज्यादा मटेरियल दिया हुआ है एक कॉमोडिटी को बनाने के लिए, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फॉर्मूला आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस। तो टोटल 5 काइंड्स ऑफ फॉर्मूला आर यूज्ड, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वन एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा एमपीवी, थर्ड एमयूवी, ठीक। उसके बाद फोर्थ आपका हो जाएगा एमएमवी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और फिफ्थ हो जाएगा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। ये 5 काइंड्स ऑफ फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, सिर्फ क्या कैलकुलेट करने के लिए, मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एनालिसिस टेबल कैसे बना, और बहुत जरूरी है एनालिसिस टेबल बनाना, ठीक। अब हम लोग सेकेंड काइंड्स में आता है एनालिसिस टेबल, लॉस बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, लॉस दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में आप एनालिसिस टेबल किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का फॉर्मेट तो अगर सेम रहेगा, देखिए ये मैं लिख रहा हूं, दिस इज द सेकेंड, ठीक। दिस इज ए टाइप, ओके, और दिस इज बी टाइप। ये ए और बी हो गया। और सी टाइप, दिस इज एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड,
ये हो गया एक्चुअल, ये क्वांटिटी रेट अमाउंट, सेम यहां भी रहेगा क्वांटिटी रेट अमाउंट, और दिस वन इज कमोडिटी। ठीक, ये ऐसा क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट और अमाउंट। अगर मान के चलिए टू काइंड्स ऑफ मटेरियल आर देयर फॉर द एग्जांपल ऑफ ए एंड बी, ठीक, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, ये सम कर लेंगे आप, ये जो आएगा इस सम को हम लोग बोलेंगे इनपुट। ठीक है, इसमें आपको माइनस करना होगा लॉस ऑन इनपुट यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स। ठीक है, ये वैल्यूज रहेगी, ठीक है, ये वैल्यूज रहेगी, इसमें आपको लॉस माइनस करना होगा, और ये जो रिजल्ट रहेगा यहां आउटपुट आएगा। ठीक है, ये जो रहेगा ये आउटपुट होगा। दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ एनालिसिस टेबल, अगर लॉस बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको देता है तो। ठीक है, अब इसमें कितने फॉर्मूले यूज करे होंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस। अगर ये जो सेकेंड टाइप ऑफ एनालिसिस टेबल आपने बनाया है, अगर इससे आपको मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करना हुआ तो कितने आइटम्स आपको कैलकुलेट करने रहेंगे? टोटल ये 5 आइटम्स कैलकुलेट करने रहेंगे। ठीक है, टोटल 5, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब ये 5th आइटम जो है इसकी जगह आपको यूज करना होगा MYV, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो अब ये सारे आइटम्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एनालिसिस टेबल में, ठीक है, मटेरियल वेरिएंस में या लेबर वेरिएंस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है इनपुट यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स। मैक्सिमम लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि इनपुट यूनिट्स क्या होता है और आउटपुट यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होगा, उसमें आपको आउटपुट यूनिट्स भी ढूंढना होगा और इनपुट यूनिट्स भी ढूंढना होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि देखो, क्योंकि यहां भी आउटपुट यूनिट्स है। ठीक, दिस इज द सम ऑफ आइटम, इट इज ऑल्सो नोन एज अ इनपुट यूनिट। ठीक, यहां आउटपुट यूनिट है, यहां सम ऑफ दीज कॉल्ड इनपुट यूनिट्स, यहां भी इनपुट है और यहां भी आउटपुट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इनपुट और आउटपुट मालूम होना। ठीक है, मैं पहले एग्जांपल देता हूं। मेरे ख्याल से देखिए, अकाउंट्स जब भी पढ़ते हैं हम लोग, या फिर मैथ्स भी जो मैं वीडियोस डालता हूं, तो मैं मैक्सिमम, देखिए, मैं आपको ये जरूर बोलता हूं, देखिए हर वीडियो में बोला हूं या नहीं बोला हूं मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये जरूर बोलता हूं कि आप कॉपी, पेन और कैलकुलेटर ये जरूर साथ में रखें। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ चीजें मेरे को इरेज करनी होंगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपके लिए आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है, उसके बाद उसका मैं डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं डिसाइड करते हैं हम लोग कि हमको एक रूम बनाना है। ठीक है, रूम, वन रूम। ठीक, अब ये रूम बनाने के लिए आपको कितने काइंड्स ऑफ मटेरियल यूज होंगे? वो जनरल हम लोग जो यूज कर रहे हैं 3, पहला ब्रिक्स, दूसरा सैंड और तीसरा सीमेंट। ठीक, चलिए मैं नोट कर लेता हूं, ये रूम बनाना है, मटेरियल यूज्ड, ये मटेरियल यूज्ड मैंने लिख दिया। ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है? ब्रिक्स लग रहा है। ठीक है, ये ब्रिक्स लिख दिया, ये सैंड यूज हो रहा है, दूसरा सैंड लिख दिया, और तीसरा सीमेंट। ये 3 आइटम्स हो गया। ठीक है, ये मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, ये मटेरियल यूज्ड। मान लेते हैं ये जो ब्रिक्स है वो 10 kg, जबकि हमेशा याद रखेंगे जो ब्रिक्स होता है केजी में यूज नहीं होता। जस्ट लाइक का एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सैंड जो यूज हो रहा है वो भी 10 kg यूज हो रहा है, और जो सीमेंट यूज हो रहा है वो भी 10 kg यूज हो रहा है। जस्ट लाइक का एग्जांपल मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अब ये इसको सम कर लिए 30 kg। ठीक है, मटेरियल यूज्ड, bricks, sand and cement, all the items are used for 10 kg for the production of one room. ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है? Now one room production
मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, दीज काइंड्स ऑफ मटेरियल आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वर्ड तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग रूम बना रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रोडक्शन वर्ड यूज कर रहे थे क्योंकि किसी भी गुड्स या आर्टिकल का हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, या किसी कमोडिटी को हम लोग बना रहे थे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे। मगर यहाँ हमने एग्जांपल क्या लिया, रूम, ठीक है। तो एक रूम बनाने के लिए ये कितने सारे मटेरियल यूज हो रहे हैं, 3 टाइप के मटेरियल यूज हो रहे हैं, और जस्ट लाइक एग्जांपल 30 kg, ठीक है। दिस इज आउटपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट, ठीक, क्लियर, समझ में आया। और ये जो हुआ ये आपके लिए हुआ इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब डेफिनेशन क्या होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल है, तो हम लोग इसको क्या कर लिए, हम लोग ऐड कर दिए, मतलब सम, ठीक है। सम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इनपुट यूनिट्स, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, सम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड इनपुट यूनिट्स, ठीक है। देखिए 3 काइंड्स ऑफ मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, 30 kg, 30 kg किस लिए यूज कर रहे हैं, एक रूम को बनाने के लिए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, ठीक है। एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज, और जो सामान बन जा रहा है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट यूनिट्स। जो एक रूम हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया वो क्या है, हमारे लिए आउटपुट यूनिट्स हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इसके बिना मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों से गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सबको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों से जो गलतियां होती हैं, जनरली स्टूडेंट से जो गलतियां होती हैं वो इसी पोर्शन पे गलतियां होती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम लोग स्टार्टिंग एनालिसिस टेबल भी कंप्लीट हो गया। आपको क्वेश्चन देखकर ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो कितने पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक। मैं इसलिए बाइफरकेट करके मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन में अगर हम 5 फॉर्मूला याद करके चले जाते हैं तो क्या टोटल 5 फॉर्मूला ही हमेशा यूज होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि नहीं, इसलिए मैंने आपको बाइफरकेशन बताया कि क्या, कब और किस समय कितने आइटम्स आपको कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक। चलिए ये हो गया। अब पहला आइटम्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, एमसीवी। एमसीवी इज इक्वल्स टू एसक्यू इंटू एसपी विद इन ब्रैकेट माइनस AQ इंटू AP, ठीक है। अब इसका एब्रिविएशन एक बार मैं एब्रिविएशन बता देता हूं क्या होता है, मैक्सिमम टाइम यही एब्रिविएशन रहेगा, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं, वेयर एमसीवी इज इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। SQ से स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP से स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, AQ से एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, AP से एक्चुअल प्राइस, ठीक है। ये आपका एब्रिविएशन होगी, यहां जितने आइटम्स लिखे हुए हैं। देखिए मैं आपको जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा रहा था, उसका जो मीनिंग समझा रहा था, तो उसमें एक पॉइंट में तो बताना ही भूल गया आप लोगों को, वो अभी यहां पहुंचे तो मुझे याद आया। जब हम लोग स्टैंडर्ड लेवल जब फिक्स कर लेते हैं और जब उसका एक्चुअल में वास्तव में प्रोडक्शन करते हैं, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस से जब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो हमारे फेवर में आता है या हमारे अगेंस्ट आता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज ध्यान रखना होता है। तो एक रिजल्ट हमारे फेवरेबल होता है और एक रिजल्ट होता है अनफेवरेबल, जिसको हम लोग एडवर्स भी बोलते हैं। अब मैं इसमें समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां तो मिस हो गया है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको और भी ध्यान रखने होंगे। चलिए नाउ द फर्स्ट, जो मटेरियल वेरिएंस के लिए जो पहला पॉइंट है हमारा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको आपको यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये होता है कि ये पोर्शन क्या होता है, ठीक है, SQ इंटू SP, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट,
ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू SQ इंटू SP। ठीक है, उसके बाद AQ इंटू AP क्या होता है? टोटल एक्चुअल कॉस्ट इट इज ऑल्सो नोन एज AQ इंटू AP। ठीक, अब इसमें जो ये पॉइंट्स हमारे पास एक नया आ गया। ठीक है, अब मैं फेवरेबल और अनफेवरेबल के बारे में चर्चा कर रहा था, तो उसके बारे में चर्चा करने से पहले एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। अगर देखिए इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में, वहां एक मैं लिंक प्रोवाइड कर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वो लिंक जाके आप इसका पूरा डिटेल थियोरेटिकल नॉलेज आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक, अब ये ध्यान से सुनेंगे। इन एमसीवी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज डिपेंड्स अपॉन आउटपुट यूनिट्स। क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनाएंगे या फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद सबसे पहला पॉइंट आपको ये होगा, चेक द आउटपुट बिटवीन स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अभी हम लोगों ने एनालिसिस टेबल बनाया था, तो यहां हम लोगों ने जो ये एनालिसिस टेबल इस तरीके से लिखा था, यहां स्टैंडर्ड था, यहां एक्चुअल था, यहां आउटपुट लिखा हुआ था और यहां भी आउटपुट लिखा हुआ था। ठीक है, और ये इस तरीके से क्वांटिटी रेट अमाउंट, और यहां भी क्वांटिटी रेट और अमाउंट था। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो, क्योंकि आपको तुरंत थ्योरी याद रखनी होगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो एमसीवी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? आउटपुट यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इफ द आउटपुट यूनिट्स आर डिफरेंट बिटवीन स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच अगर आउटपुट क्या है, अलग अलग है, इफ द आउटपुट आर different, if the output are different between standard level and actual performance, then to find out the revised standard quantity। ठीक है, अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि यहां आउटपुट 10 यूनिट्स है और यहां भी 10 यूनिट्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है और कंटिन्यूएशन में आगे चले जाना है। ठीक है, मगर मान लीजिए कि यहां आपका 10 यूनिट्स है और यहां आपका 100 यूनिट्स है। ठीक है, यहां 10 यूनिट्स है और यहां 100 यूनिट्स है, तो हमारा रूल लग रहा है कि बोथ दी आइटम्स आर डिफरेंट। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज डिपेंड्स अपॉन आउटपुट यूनिट्स। फर्स्ट लाइन जो आपके लिए रहेगा। सेकेंड लाइन, इफ द आउटपुट आर डिफरेंट बिटवीन स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन टू फाइंड आउट द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। राइट, तो एक नया फॉर्मूला हो गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी is equals to standard quantity into total actual quantity and divided by total standard quantity. Both the items are depends upon output units. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक, कब यूज करेंगे? जब ये दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस RSQ, that means revised standard quantity are used in the position of standard quantity. This is the full sentence. अगर डिफरेंट होता है, आप RSQ कैलकुलेट करते हो, तो ये RSQ किस जगह लिखेंगे? जहां SQ लिखा है वहां RSQ लिखेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? अब भाई सिंपल सी थ्योरी है, यहां आपने वैल्यू पुट किया, यहां आपने वैल्यू पुट किया, जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया, प्लस साइन में आया, दैट मीन्स द रिजल्ट इज बिकम्स फेवरेबल। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने जो सोचा था, एक्चुअल में जब आपने काम किया तो वो आपके लिए क्या हुआ? फायदेमंद हुआ। ठीक है, आपने सोचा था कि कितने रुपए का खर्च आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय SQ इंटू SP? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपने एजम्पशन लिया था टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा? 1000 रुपए। ठीक, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितना आया आपका? 900 रुपीज। दैट मीन्स 1000 माइनस 900 is equals to 100. 100 is the favorable item. आई बात समझ में? अगर इसी का जस्ट अपोजिट मान लिए थे, ये 900 की जगह आपको कितना हो जाता? 1200 हो जाता। भाई आपने सोचा था आपका खर्च कितना होगा? 1000 रुपए, मगर खर्च कितना हुआ? 1200 रुपए। दैट मीन्स 200 क्या हो जाता?
नेगेटिव हो जाता तो नेगेटिव को आप क्या लिखेंगे, अनफेवरेबल, ठीक है, या फिर इसको आप लोग एडवर्स भी लिख सकते हैं। यह चीज आपको ध्यान में रखना होगा। दैट मीन्स नेगेटिव रिजल्ट इज देयर, नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज अनफेवरेबल और एडवर्स, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आया बेटा, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल एक्चुअल कॉस्ट। नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स, रिजल्ट क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इज लेस देन टोटल एक्चुअल कॉस्ट, अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट क्या हो जाता है आपका, ये अनफेवरेबल हो जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा दिक्कत होगा, मगर जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके की सोच के साथ स्टार्ट करेंगे तो आपको नेचुरली समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो आगे चलते हैं वो है हमारा सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारा, एमपीवी। एमपीवी इज इक्वल्स टू एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू। एमपीवी वेयर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। इसके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, इफ स्टैंडर्ड प्राइस इज ग्रेटर देन एक्चुअल प्राइस, नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स फेवरेबल। अगर आपका स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस से ज्यादा है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो फेवरेबल होगा। इफ स्टैंडर्ड प्राइस इज लेस देन एक्चुअल प्राइस, नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स अनफेवरेबल, या आप चाहे तो एडवर्स नोट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो होता है वो हमारे लिए होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। नाउ द फॉर्मूला फॉर मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, ठीक है। इन केस एमयूवी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको एक चीज और ध्यान देना है और वो है मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, दोनों फॉर्मूले में देख लीजिए। मटेरियल यूसेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रहा है और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में भी आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रहा है, तो ये दोनों का सेम वैल्यूएशन होता है। सेम वैल्यूएशन का क्या मतलब हुआ, अगेन दिस एसक्यू इज डिपेंड्स अपॉन आउटपुट यूनिट्स। If the output units are different between standard level and actual performance, now to find out the value of revised standard quantity and this value, that means revised standard quantity are used in the position of standard quantity for this formula. Clear? एकदम समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसका मतलब है कि एमसीवी में अगर आपने एसक्यू से ही बना लिया तो एमयूवी में भी एसक्यू से ही बनाना होगा, ठीक। अगर आपने एमसीवी में एसक्यू की जगह आरएसक्यू डिफाइन किया तो इसका मतलब है कि इन दिस पोजीशन ऑफ एसक्यू आपको क्या नोट करना होगा, आरएसक्यू की वैल्यू ही नोट करनी होगी, ठीक, एकदम क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपने ये तीन आइटम्स आपने कैलकुलेट किया, ये तीनों आइटम्स आपका सही है या गलत है, ये भी चेक आप जरूर करेंगे साथ में, ठीक है। जब भी प्रैक्टिकल बनाए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने जो बनाया वो 100% करेक्ट है या गलत, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही है। क्वेश्चन में आपको नहीं बोलेगा कि ये बनाओ, ठीक है, आपको खुद से चेक करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस लेवल होगा एग्जाम में वो बहुत बेहतरीन होगा, राइट। आप चेक करेंगे, ये मैं चेक लिख दे रहा हूं, एमसीवी इज इक्वल्स टू एमपीवी प्लस एमयूवी। अगर ये चेक इक्वल होता है, सेटिस्फाइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आप मान के चलिए आपका ये जो तीन रिजल्ट आपने निकाला वो बिल्कुल सही है, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोर्थ में, और वो जो फोर्थ जो है वो है आपके लिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। फोर्थ जो है वो क्या है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एमएमवी। एमएमवी इज इक्वल्स टू एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एसपी।
अब आप बोलेंगे कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस को आप देख लीजिए और उसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, इसका फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, मगर डिफरेंस क्या है? तो आपको याद रखना है SQ, ठीक है। इन MMV SQ इज डिपेंड्स अपॉन इनपुट यूनिट्स, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला में बताया है, एनालिसिस टेबल में इनपुट यूनिट कहां लिखा होता है, बहुत लिखना भी जरूरी है, और इनपुट यूनिट होता क्या है ये भी मैंने समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो आपके पास इनपुट यूनिट्स के बारे में आपको देखना है, ठीक। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा दिस SQ दैट मींस इन मटेरियल मिक्स वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज डिपेंड्स अपॉन इनपुट यूनिट्स, ठीक है। इनपुट यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो इनपुट यूनिट्स है किसका स्टैंडर्ड लेवल और एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, इन दोनों का जो इनपुट यूनिट्स है अगर वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? RSM रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आप MCV में याद होगा आपने क्या कैलकुलेट किया था? RSQ कैलकुलेट किया था। RSQ के लिए भी सेम फॉर्मूला था, मगर यहां डिफरेंस क्या हो जाएगा? बोथ द आइटम्स दैट मींस दिस वन एंड दिस वन, ये और ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनपुट यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। दैट मींस अब नया पॉइंट क्या हो गया? इन MMV standard quantity is depends upon input units. If the input units are different between standard level and actual performance, then find out the value of revised standard mix, ठीक है, in the position of standard quantity, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है? किसकी पोजीशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जब वैल्यू आप पुट कर देते हैं तो आपके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक, ये दोनों में से कोई एक ग्रेटर देन रहता है किससे? एक्चुअल क्वांटिटी से। नाउ रिजल्ट इज बिकम्स फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल। सेम स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स is less than actual quantity, now result is becomes unfavorable, ठीक है, और एडवर्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट फिफ्थ पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वो रहेगा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस इज इक्वल्स टू RSQ माइनस RSM इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। अब आपको ये जो फॉर्मूला है इस, या तो आप मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए, या तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिए, वो है MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर आपका लॉस बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, इसका मतलब क्वेश्चन में अगर लॉस नहीं दिया रहता है तो आप ये कैलकुलेट कीजिए मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, उसमें मटेरियल का लॉस दिखाया हुआ है, तो उस समय आप क्या यूज करेंगे? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मेरे ख्याल से ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा आपको दिक्कत होना नहीं है, क्योंकि RSQ कहां कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताया हूं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं बताया हूं, RSM कहां कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने बताया है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको समझाया है, ठीक। तो सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है और रिजल्ट लिखना है। नाउ द कंडीशन अगेन, RSQ इज ग्रेटर देन RSM, अगर उससे बड़ा होता है तो जो रिजल्ट होता है वो आपके फेवर में होता है, उसको हम लोग फेवरेबल बोलेंगे। अगर RSQ छोटा होता है कंपेयर टू रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? अनफेवरेबल होगा या एडवर्स होगा, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है?
और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है MYV, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ASC, ठीक है, विद इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या है MYV, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है, इसके डिटेल के लिए मैं बता रहा हूं, आपके पास नीचे लिंक होगा, आप उसको ओपन करके चेक कर लीजिए कहां क्या बोला जाता है, पूरा लिखा हुआ है, आपको इजीली समझ में आएगा। और एक खासियत है उस नोट्स में, उस लिंक में, कि आपको ये दोनों मीडियम, दो मीडियम मतलब समझ में आ रहा है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में नोट्स मिल जाएगा, ठीक। MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ASC एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। तो यहां किस चीज का निकालना है, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए कितनी यूनिट्स आप यूज करें, डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा, ठीक। स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स, जब आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल को मिक्स करते हैं तो उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड लॉस होता है, और हमेशा याद रखेंगे स्टैंडर्ड लॉस और एक्चुअल लॉस जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट यूनिट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आउटपुट यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक। और माइनस करेंगे आप एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। इसके लिए भी सेम आपके लिए पोजीशन होता है, दिस वन is greater than this one, now the result is becomes favorable, ठीक है। अगर just opposite, standard loss on actual mix, standard loss on actual mix is less than actual loss on actual mix, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा अनफेवरेबल और एडवर्स, ठीक। ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि ये 5 फॉर्मूले किस तरीके से आपको कैलकुलेट करने रहेंगे, जिससे आपका मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट होगा। मगर आपके पास ये 4 और 5th आपने जब कैलकुलेट किया तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये भी दोनों सही है, ठीक है। तो उसके लिए जो सेकंड चेक होगा, दिस इज द फर्स्ट चेक, नाउ द सेकंड चेक इज MUV इज इक्वल्स टू MMV प्लस मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और MYV, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये इंपॉर्टेंट होगा सेकंड चेक। ये दोनों चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डिफाइन हो जाएगा कि आपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा थ्योरी पार्ट, जिसमें थोड़ा सा थ्योरी था, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको बताना था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। एक्चुअली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको मैंने 2 चीज बताया कि एक आपका स्टैंडर्ड लेवल होता है और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, उन दोनों के बीच जो वेरिएंसेस होते कैलकुलेट करना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और वो वेरिएंसेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक, वो वेरिएंसेस मटेरियल में भी हो सकते हैं, लेबर में भी हो सकते हैं, और ओवरहेड में भी हो सकता है, जिसमें हम लोग पहला पार्ट हम लोगों ने स्टडी किया आज, मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है, तो एक एनालिसिस टेबल इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फॉर्मूला आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस। तो ये पॉइंट्स आपके पास रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग 2 इजी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ताकि सिर्फ एनालिसिस टेबल और ये जो मैंने बताया वो इंप्लीमेंट करना आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, नाउ ऑल द क्वेश्चंस, ये पहला जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग लेकर चलेंगे कि ओनली 1 काइंड्स ऑफ मटेरियल आर गिवन, और दूसरा जो क्वेश्चंस लेंगे मोर देन 1 काइंड्स ऑफ मटेरियल आर गिवन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। और ये क्वेश्चन है, देखिए आप लोग स्क्रीन पर देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है, 15 kg दिया हुआ है। मैं साथ में एनालिसिस टेबल बनाता हूं कि क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ हम लोग एनालिसिस टेबल बना लेते हैं। एनालिसिस टेबल स्टैंडर्ड और एक्चुअल।
आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड लेवल एक्चुअल परफॉर्मेंस, यहां आउटपुट जरूर लिखेंगे, ठीक है, ये आउटपुट, और उसके नीचे ये क्वांटिटी हो गई, ये रेट हो गया, और ये हो गया अमाउंट, ठीक है। सेम यहां भी ये क्वांटिटी हो गई, ये रेट हो गया, और ये हो गया अमाउंट। क्लियर? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। फटाफट करते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं चूज कर रहा हूं आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ओनली वन काइंड्स ऑफ मटेरियल आर गिवन। नाउ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज गिवन 15 kg। तो स्टैंडर्ड देखिए कहां लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड, और ये क्वांटिटी लिखा है, ये 15 kg लिख दे रहा हूं, ठीक। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बाद आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस ₹10 पर kg, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस ₹10 पर kg, ये हो गया स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड प्राइस आपको मालूम है सब सेम है। उसके बाद आपको मेंशन कर रहा है एक्चुअल क्वांटिटी 12 kg। एक्चुअल ये लिखा है बेटा, क्वांटिटी ये लिखा है, ये 12 kg हो गया। एक्चुअल रेट और एक्चुअल प्राइस के बारे में आपको बता रहे हैं ₹9 पर kg, ₹9 पर kg। और क्वेश्चन में बोल रहा है टू फाइंड आउट मटेरियल वेरिएंस, सिर्फ आपको इतना ही बता रहा है, ठीक। अगर सिर्फ ये इतना जब नोट करता है क्वेश्चन में, ऊपर में मैं आपको रीड करता हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस नाउ एज पर द डेटा, ये आपके पास एनालिसिस टेबल हो गया, ठीक है। तो ये जो सम हो गया, ये आपके लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक। 150 हो जाएगा, सिंपल सी थ्योरी है। 15 kg का, 1 kg का दाम 10 रुपए है, तो 15 kg का 150 रुपए, 1 kg का दाम 9 रुपए है, तो 12 kg का 108, ठीक। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। फास्ट करते हैं। अब मैं ये आपको बताया था कि आउटपुट बहुत जरूरी है, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आउटपुट के बारे में नो इंफॉर्मेशन आर देयर इन दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स आपको याद रखना होगा, इफ द इंफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट is not given in your question, then assume the output for standard level and actual performance are same, ठीक है। अगर आउटपुट के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो आप ये मान के चलेंगे बोथ द आउटपुट आर सेम, दोनों आउटपुट क्या है, सेम है, ठीक। ये हो गया, ये मैं लिख दे रहा हूं 15, 150, 12, 108, और ये क्या हो जाता है आपको मैं बता चुका हूं, दिस इज इनपुट यूनिट्स हो गया। फॉर्मूला लिखते हैं, MCV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। जैसे ये फॉर्मूला लिखते हैं, मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि ये आउटपुट जो होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, आपको आउटपुट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे लिखेंगे वैसे ही आपको याद आना चाहिए। दिस इज डिपेंड्स अपॉन आउटपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, ठीक है। बट इन दिस क्वेश्चन आउटपुट यूनिट्स आर नॉट गिवन फॉर स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, दोनों सेम हो जाता है। जब सेम हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी रहती है, ठीक है। मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, 15 इंटू 10 माइनस 12 इंटू 9, ठीक। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि साथ में कैलकुलेटर जरूर रखें अकाउंट्स और मैथ्स बनाते समय। ये 150 माइनस 108, ये आपका रिजल्ट आ रहा है 150 माइनस 108, 42 आ रहा है, और ये 42 क्या होगा आपके लिए, फेवरेबल होगा। मैंने आपको बताया था अभी कि अगर प्लस में रिजल्ट आता है तो वो फेवरेबल होता है, और माइनस में रिजल्ट आता है तो वो अनफेवरेबल होता है, ठीक। सेकेंड पॉइंट हमको क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एसपी माइनस एपी इंटू AQ, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है फटाफट देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस 10 माइनस एक्चुअल प्राइस 9, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल और क्वांटिटी 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12, माइनस में रिजल्ट आ रहा है तो माइनस नहीं लगाएंगे, याद रखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, अनफेवरेबल लिख सकते हैं, आप एडवर्स भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, MUV SQ माइनस AQ इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी हुई है एज पर, ठीक। अच्छा एक मिनट और,
जब MUV लिखेंगे तभी मैंने आपको बताया था कि आपने फॉर्मूला लिखा, तुरंत याद रखिए, दिस SQ इज डिपेंड्स अपॉन आउटपुट यूनिट्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आउटपुट यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये अलग बात है कि इस क्वेश्चन में आउटपुट यूनिट अलग अलग नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही यूज करेंगे, ठीक है। मगर आप कुछ फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए और आपको चेक करना होगा कि आउटपुट यूनिट्स आपका लिखा हुआ है या नहीं है, आउटपुट यूनिट सेम है या अलग अलग है, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन आउटपुट यूनिट्स आर सेम, तो आपके लिए क्या होगा? सेम एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 15 माइनस साइन, एक्चुअल क्वांटिटी 12, ठीक। स्टैंडर्ड रेट आपका कितना दिया हुआ है? 10। ये रिजल्ट लिख दीजिए, 30 आ गया बेटा, और ये क्या हो गया? फेवरेबल हो गया। अब ये तीनों वैल्यूज करेक्ट है या गलत है, ये इसके लिए आपको क्या बताया मैंने, चेक कर लीजिए। फर्स्ट चेक रहेगा MCV इज इक्वल्स टू MPV प्लस MUV, ठीक है, ये आपको चेक करना होगा। तो MCV की वैल्यू कितनी आई, ये आपको देखना है। MCV की वैल्यू आ रही है 42 फेवरेबल, 42 फेवरेबल आ रहा है। MPV कितना आ रहा है? 12। ये देखिए, ये मैं अनफेवरेबल लिख दिया हूं, पॉजिटिव है, ये फेवरेबल है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 12 फेवरेबल, और नाउ MUV इट इज ऑल्सो 30 फेवरेबल, ठीक है। तो देखिए, ये फेवरेबल हो गया, 42 फेवरेबल, और ये भी 42 फेवरेबल। इसका मतलब है कि आपने जो रिजल्ट निकाला है वो बिल्कुल सही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 काइंड्स ऑफ मटेरियल आर देयर, ओनली 3 काइंड्स ऑफ आइटम्स आर कैलकुलेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस, ठीक है। एकदम क्लियर है। आज एकदम इजी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ताकि सिर्फ आपको फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन समझ में आए कि फॉर्मूला यूज कैसे करना है। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा तो आपको सोचना क्या है उस बारे में, ठीक। ये पहला क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन। उसके बाद जो एक क्वेश्चन और लेते हैं आज के लिए, और उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे हम लोग। 2 काइंड्स ऑफ मटेरियल का लेते हैं हम लोग, डिफरेंट 2 काइंड्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। और वो क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, आप लोग बोर्ड पर देखिए। मैं क्वेश्चन, चलिए मैं नोट करता हूं, ये सेम रहेगा। यहां ये मैं हटा देता हूं, ये सेम हटा देता हूं, यहां ये वैल्यू हटा देता हूं, ठीक है। और मैं क्वेश्चन को फटाफट, चलिए इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रहा है टू फाइंड आउट मटेरियल वेरिएंस, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस, और नाउ 2 काइंड्स ऑफ मटेरियल आर देयर फॉर X एंड Y, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट यहां नोट कर देता हूं, यहां कॉमोडिटी लिख दीजिएगा ताकि आपको ध्यान रखे X और Y। चलिए, X के लिए क्वांटिटी आपको दी हुई है 10, 15, 4 एंड 5 प्राइस दिया हुआ, रेट दिया हुआ आपको मटेरियल का, ठीक है। 12, 12 और 18 kg आपको दिया हुआ है फॉर एक्चुअल के लिए, और रेट दिया हुआ 3.75 एंड 4.50, 3.75 एंड 4.50। मैं क्वेश्चन ठीक से चेक कर लें, ओके, ठीक। अब ये इसके बाद और कोई नो अदर इंफॉर्मेशन आर गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो ये मैं फटाफट सॉल्व करता हूं। दिस इज कॉल्ड इनपुट और आउटपुट। इन दिस क्वेश्चन अगेन आउटपुट आर नथिंग दैट मीन्स नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, क्लियर। जब नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या मान लेते हैं, सेम। ये इक्वल का साइन बना दे रहा हूं मैं, कि दोनों आउटपुट क्या है, सेम है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट है कि आप उसको फटाफट सॉल्व कर लें। ये 40, ये 75, ये 25, 40 प्लस 75, ये हो गया 115, ये हो जाएगा 30, 12 इंटू 3.75, ये आपका आ गया 45, उसके बाद 18 इंटू 4.5, ये आपका आ गया 81, ठीक है। तो 81 प्लस 45, ये आपका आ गया 126, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे,
फटाफट मैं कैलकुलेट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट आपको देखना है एमसीवी। ये एमसीवी का फॉर्मूला नोट कर देता हूं, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एपी। अब तुरंत आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज आपको सॉल्व करना है। यहां लिख देता हूं फॉर मटेरियल एक्स, एक्स के लिए कैलकुलेट करना है। एक्स के लिए 10 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 3.75, ठीक। फॉर मटेरियल वाई, वाई के लिए कैलकुलेट करना है 15 इंटू 5 माइनस 18 इंटू 4.50, ठीक। कैलकुलेट करके लिख दीजिए फटाक से। ये मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूं, आप भी सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 5 माइनस में आ रहा है तो ये अनफेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है 75 माइनस 81 तो ये अब आ रहा है 6 अनफेवरेबल, ठीक है। दैट मीन सम ऑफ दिस 11 अनफेवरेबल, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एमसीवी। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं एमपीवी। फॉर्मूला फटाक से लिख रहा हूं मैं, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। आप भी बोल के प्रोनाउंस करके लिखेंगे, याद हो जाएगा। फॉर मटेरियल एक्स, एक्स के लिए कितना दिया हुआ है देखिए फटाक से बताइए, 4 और 5। 4 दिया हुआ है एक्स के लिए और वाई के लिए दिया हुआ है 5, माइनस एपी कितना दिया हुआ है 3.75 और आपका 4.50, ठीक। एक्चुअल क्वांटिटी 12 और 18। मेरे ख्याल से तो पुट करना सबको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। फटाक से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस 3.75 इंटू 12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस साइन में आ रहा है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड फेवरेबल। ये भी प्लस साइन में आ जाएगा 18 इंटू 0.5 तो ये आपका आ गया 9। ये प्लस साइन में आ रहा है, दैट मीन्स ये फेवरेबल, तो ये हो जाएगा अगेन फेवरेबल। सम ऑफ दीज टू आइटम्स 12 फेवरेबल। थर्ड पॉइंट आपका है एम यू वी, ठीक है। एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी फॉर मटेरियल एक्स। एक्स के लिए वैल्यू पुट कीजिए। याद रखना है कि आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, मगर आप जब एमसीवी कैलकुलेट किए रहते हैं तभी आपको मालूम रहता है कि आपने आरएस आउटपुट दिया ही नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू फट से पुट कर देते हैं। मटेरियल एक्स और वाई, एक्स के लिए दिया हुआ है 10, 15 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 12 और 18, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस 4 और 5। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट जरूर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जो वीडियोस होते हैं उसमें टाइम लिमिटेशंस होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2 और 8 हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा अनफेवरेबल, ठीक है। ये 3 और 5 15, ये भी हो जाएगा अनफेवरेबल, ठीक। ये ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 23 अनफेवरेबल। अब आपका ये सही है या गलत है, ये 3 पॉइंट्स आपने कैलकुलेट किया, सही है या गलत है ये आपको देखना है, ठीक है। चेक मैंने आपको बता दिया है, एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी। वैल्यू पुट कीजिए फटाफट। 11 अनफेवरेबल है ये, एमपीवी 12 फेवरेबल है, ठीक है, प्लस साइन 23 अनफेवरेबल है। तो अब देख लीजिए आ जा रहा है 11 अनफेवरेबल और ये भी 11 अनफेवरेबल, मतलब आपका करेक्ट है, ठीक। मगर अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फॉर्मूला आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस। तो पूरा 5 लगेगा, बिकॉज मोर देन 1 काइंड्स ऑफ मटेरियल आर गिवन। एक से ज्यादा मटेरियल देता है तो हम लोग पूरे 5 काइंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब जो होता है फोर्थ पॉइंट जो हम लोग चलते हैं वो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला सेम रहेगा, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। मगर आपको क्या बोला हूं, ये जैसा फॉर्मूला लिखेंगे आपको याद रखना होगा, दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज डिपेंड्स अपॉन इनपुट यूनिट्स। इन दिस क्वेश्चन इनपुट यूनिट्स फॉर स्टैंडर्ड लेवल 25, फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस 30। देखिए दोनों इनपुट अलग अलग है, क्लियर, समझ में आ रहा है। दोनों इनपुट
एक्चुअल परफॉर्मेंस का इनपुट 30 है, स्टैंडर्ड लेवल का इनपुट 25 है। ठीक है, ये जब ये दोनों अलग अलग होंगे तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहां लिख देता हूं फॉर मटेरियल एक्स, एक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं मटेरियल एक्स के लिए। ठीक, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, ये मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल एक्स के लिए कितना 10, यहां 10 लिख दीजिए। ठीक है, इनटू बोथ द आइटम्स टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एंड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर डिपेंड्स अपॉन इनपुट यूनिट्स। ठीक है, एकदम क्लियर बताया हूं। तो इनपुट यूनिट्स कितना है देख लीजिए, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए इनपुट यूनिट्स कितना है 30, तो यहां 30 लिख दीजिए और डिवाइडेड बाय 25 कर दीजिए। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट यूनिट्स 25। इसको सॉल्व करना है, वैसी y के लिए कैलकुलेट कर लीजिए 15 इंटू 30 बाई 25। ठीक, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ गया 12। ठीक, ये कितना आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया 18। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, MMV फॉर मटेरियल एक्स। क्या बताया है मैंने, जब RSM आप कैलकुलेट करते हैं तो इसको नोट कहां करना है, इन द पोजीशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक, आपका कितना आया वैल्यू 12 आया है, 12 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी में देखिए 12 है। ठीक, इनटू फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 फॉर मटेरियल एक्स, सेम फॉर मटेरियल वाई 18 आया है, देख लीजिए आप। रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स फॉर मटेरियल वाई 18, एक्चुअल क्वांटिटी भी 18 है, और ये स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी हुई है 5, ये भी नील हो जाएगा और ये भी नील हो जाएगा। नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स नील। ठीक, क्लियर है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है आपको मटेरियल, ये मैं वो कर दे रहा हूं। लास्ट पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, फिफ्थ पॉइंट मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, RSQ माइनस RSM इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। सिर्फ वैल्यू पुट करना है फॉर मटेरियल एक्स। आपने RSQ कैलकुलेट नहीं किया था, ठीक है, आप नोट कर रहे होंगे तो देखे होंगे RSM मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब हम लोग निकाले हैं तो वहीं RSQ रहता है, तो RSQ हमने कैलकुलेट नहीं किया था बिकॉज बोथ द आउटपुट्स आर सेम। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, RSQ की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कितना दिया हुआ 10 और 15, ये हो गया 10 और फॉर मटेरियल वाई ये हो जाएगा 15। ठीक है, RSM आपने कैलकुलेट किया है 12 और 18, यहां लिख दीजिए 12 और 18। स्टैंडर्ड प्राइस फॉर मटेरियल एक्स और फॉर मटेरियल वाई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और रिजल्ट लिख दीजिए फटाक से। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और 2 4 8, तो ये हो जाएगा माइनस साइन आएगा तो ये अनफेवरेबल हो जाएगा। ये 3 5 15, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 23 अनफेवरेबल। ठीक, सेकेंड चेक आपका सही है या गलत। सेकेंड चेक क्या था, MUV इज इक्वल्स टू MMV प्लस मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। कितनी वैल्यू आई है देखिए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस है ना, कितना है रिजल्ट 23 अनफेवरेबल, 23 अनफेवरेबल। ठीक, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये देखिए रिजल्ट नील आया है, ये नील लिख दिया। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस 23 अनफेवरेबल। नाउ द रिजल्ट आर सेम इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इज इक्वल टू 23 अनफेवरेबल। इसका मतलब है कि आपने जो टोटल 5 काइंड्स ऑफ वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं, 5 काइंड्स ऑफ फॉर्मूला यूज किया है मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे।
इसके आगे के जो वीडियोस आएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आएंगे फॉर मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। तो आगे के वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों से हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर वीडियो के एंड में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट दिखाई देता है तो कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है, कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये चीजें आपको समझ में नहीं आई, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूं। ओके, तो आज की वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।